हेलो दोस्तों। आज की युवा पीढ़ी जिसे हम जेनजी कहते हैं, वही जेनजी जिसे हम अक्सर निकम्मा, फोन में चिपका हुआ और कुछ नहीं कर सकने वाला कहा जाता है। उन्होंने ही नेपाल में ऐसा कर दिखाया जिसे पूरी राजनीति हिला दी। सोचिए, सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ गुस्सा कैसे संसद में आग लगाने तक पहुंच गया। देश सिर्फ एक छोटा विरोध नहीं था, बल्कि पूरा जन आंदोलन बन गया। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसने शुरू किया, कब और कहां से इतना बड़ा बन गया, और इनका नतीजा क्या निकला। तो आइए मेरे साथ समझते हैं इसे 5W1H मेथड में। बात है 4 सितंबर 2025 को। नेपाल सरकार ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगा दिया गया, जिसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट सब बंद। सरकार ने कहा इन कंपनियों ने टैक्स और रजिस्ट्रेशन रूल्स नहीं माना, लेकिन लोग समझ गए असली वजह आलोचना दबाना था। उस समय सोशल मीडिया पर नेपोकिड्स ट्रेंड कर रहा था। लोग नेताओं के बच्चे की महंगी कार, हॉलीडे ट्रिप और आलीशान घर देख रहे थे और अपनी बेरोजगारी और स्ट्रगल की तुलना कर रहे थे। यह गुस्सा पहले से ही अंदर था, पर बैन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ऊपर से फ्रीलांसर और क्रिएटर की इनकम रुक गई, मतलब उनकी आवाज और रोजगारी दोनों काट दी गई। यहीं से विरोध की शुरुआत हुई। अब सवाल, कौन लोग सड़कों पर उतरे थे? जो ये प्रोटेस्टर थे, ये ज्यादातर जेनजी थे। जेनजी मतलब 15 से 30 साल के युवा। इनमें कॉलेज स्टूडेंट, फ्रीलांसर, यूट्यूबर्स, डिजाइनर और डिजिटल वर्कर्स थे। इस आंदोलन की खासियत थी, इनका कोई बड़ा नेता नहीं था। मतलब ये पूरा प्रोटेस्ट लीडरलेस था। लोग डिस्कॉर्ड पर और इंस्टाग्राम पर प्लान बना रहे थे। नेपाल का एक ग्रुप है जिसका नाम है हामी नेपाल। इनकी बड़ी भूमिका थी इस प्रोटेस्ट में। पहले ये अर्थक्वेक रिलीफ में काम करते थे, लेकिन अभी युवाओं का नेटवर्क बन गया। डिस्कॉर्ड पे लोग डेट, डेस्टिनेशन, इन सब की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे प्रोटेस्ट करना है। कुछ ग्रुप में शांति की बातें थी, तो कुछ में मोटर टॉक, चेयर पर हमरा, ऐसी सब बातें हो रही थी। यहीं से डर बढ़ गया कि यह आंदोलन हिंसक हो सकता है। तारीख थी 8 सितंबर। काठमांडू के भाईटीगर मंडाला और संसद परिसर में बड़ी रैली हुई। शुरुआत में शांति थी, लेकिन धीरे धीरे टकराव शुरू हुए। पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन छोड़ी। रात तक हालत बिगड़ती गई। सिंगा दुर्बर, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय भवन और प्रधानमंत्री का घर, सब जगह आग जलाई गई और तोड़फोड़ की गई। कांटीपुर मीडिया हाउस, हेल्थ मिनिस्ट्री, यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक पर सेना लगानी पड़ी। नाखू और कास्की जेल में आग लगा गई, जिसकी वजह से कैदी भाग निकला। तारीख 9 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद जली हुई थी, कर्फ्यू लग गया हर जगह, और इसके चलते चुनाव को टालना पड़ा। असल में शुरुआत शांतिपूर्वक थी, लेकिन सरकार ने तुरंत ही गोली, टीयर गैस, लाठीचार्ज ये सब शुरू कर दिया। लोगों ने इसे ओवर रिएक्शन माना। वहाँ के युवाओं का कहना था, अगर सरकार इतनी आक्रामक ना होती तो विरोध इतना हिंसक नहीं बनता। दूसरी वजह, कमाई और आज़ादी छीन जाना। सोशल मीडिया बैन का मतलब ना ही पैसा, ना ही आवाज़। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई थी। ऊपर से भ्रष्टाचार, नेपोकिड्स की दिखावटी जिंदगी, बेरोजगारी, इन सब ने गुस्से को और बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, अब सवाल है कि इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला? तो नतीजा ये निकला
कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। दूसरा बड़ा असर, सोशल मीडिया बैन को हटाना पड़ा, जो मेन तो नहीं पर एक कारण था प्रोटेस्ट का, जो बढ़ गया। तीसरा, गृह मंत्री रमेश लेखक को भी इस्तीफा देना पड़ा। चौथा, नेपाल की संसद भंग कर दी गई, मतलब अब चुनाव मार्च 2026 तक टल गए। यानी अगले कई महीनों तक नेपाल एक तरह से पॉलिटिकल लिम्बो में चला गया, मतलब न स्थायी सरकार न साफ दिशा। पांचवा, नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, जिनका नाम है सुशीला कार्की। छठा और सबसे दर्दनाक नतीजा, जो हिंसा की कीमत थी, क्योंकि सरकार ने जो बुलेट्स फायर की थी लोगों पे, वो रबर बुलेट्स नहीं थी, वो एक्चुअल बुलेट्स थी। इसके चलते कम से कम 72 लोग मारे गए। इनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 जेल के कैदी और 3 पुलिसकर्मी थे। 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें अभी भी कई अस्पताल में एडमिट है। सातवां असर, नेपाल की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म पर सीधा झटका। विदेशी मीडिया ने नेपाल को अनसेफ बताया, जिससे टूरिज्म रुक गया। नेपाल की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पुलिस हिंसा पर जांच की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRW ने कहा, लाइव गोलियों का इस्तेमाल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। दुनिया ने नेपाल को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, पर कुछ जगह इसे जेंजी रिवोल्ट कहकर युद्ध पावर की तारीफ भी की गई। यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं थी, यह एक सिंबल है कि आज की युवा पीढ़ी, जिसे अक्सर लाइटली लिया जाता है, वो भी राजनीति बदलने की ताकत रखती है। अब सवाल है, क्या यह आंदोलन स्थायी बदलाव लाएगा या कुछ ही महीनों में सब धुआं हो जाएगा? और सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा भारत में होता तो क्या हमारी युवा पीढ़ी भी इतनी हिम्मत दिखाती? कमेंट में बताइए। अगर आप नेपाल के जेंजी का हिस्सा होते तो आप क्या करते? दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं थी, ये हर उस देश की कहानी है जहाँ युवा अपनी आज़ादी, अपनी कमाई और अपने सम्मान के लिए खड़े होने लगे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।